हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डाइज इराई। अगर ये मेरा एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद आपको ये मूवी देखने का मन हो तो आपके लिए दो टिप्स बताना चाहूँगा। पहली है, ये मूवी देखते वक्त सिर्फ एक ही कान में ईयरफोन लगाएं और दूसरा वॉल्यूम 50 के ऊपर मत जाएं, क्योंकि भाई इस मूवी में जो घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है ना, वो मूवी ख़त्म होने के बाद में भी आपके कानों में गूंजते रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाते हुए होती है। सभी मजदूर चाय पी रहे होते हैं, तभी अचानक एक चाय का कप नीचे गिर के टूट जाता है। तभी मधुसूदन पुट्टी नाम का एक आदमी इसे देख के सोच में पड़ जाता है। उसको शायद आने वाले दुर्घटना का अंदाज़ा होता है, या कहे आगे होने वाली इंसिडेंट का विजन के जैसा फील होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसकी पड़ोस की लड़की, जिसका नाम नाम कनी होता है, वो कुएं में गिरकर मर गई है। उस लड़की की लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं उसका भाई बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोहन होता है। वो एक अमीर बाप का बेटा होता है, जिसका बाप बिल्डर होता है और ये भी आर्किटेक्ट रहता है। उसकी लाइफ सिंपल पार्टी करते हुए निकलती है, मतलब लाइफ को पूरा एंजॉय करते हुए पार्टी करना, नशा करना और लड़कियों से दोस्ती करना, और हर बार अलग अलग लड़कियों से फिजिकल होना। फिर हम देखते हैं रात में उसके घर में पार्टी चल रही होती है। तभी वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उसके बाद फिर वो अपने दोस्त के पास ड्रिंक लेने के लिए जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है कॉलेज के ग्रुप में हमारे एक बैच की लड़की, जिसका नाम कनी है, उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बारे में मैसेज आया है, हमें एक बार उनके घर को जाना पड़ेगा। वो कुछ जवाब नहीं देता, वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह वो अपने मोबाइल में उस लड़की का फ़ोटो देखता है। फिर वो वहाँ पे जाने का मन बना लेता है। वही अपने दोस्त के साथ कनी के घर पहुँच जाता है। वहाँ पे उनको मधुसूदन पुट्टी मिलता है। ये लोग उससे बात करते हैं। तभी पता चलता है मधुसूदन पुट्टी जो है, रोहन के बाप को अच्छी तरह से जानता है। तभी रोहन बताता है कनी जो है उसकी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड थी। तो फिर उनको पुट्टी अंदर ले जाकर भेज देता है। वो लोग कनी के पेरेंट्स से बात करते हैं। उसके बाद रोहन कनी के रूम में जाता है और वहाँ से एक कनी का हेयर क्लिप उठा के पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद ऊपर जाता है। ऊपर उसका कनी का भाई किरण बहुत ही अजीब हालत में दिखाई देता है। वो रोहन से सिगरेट मांगता है और सिगरेट जला के पीने लगता है। फिर रात होती है। रोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। बाहर जोर से हवा चलती है और हवा चलते चलते घर के अंदर भी जोर से हवा आने लग जाती है। जिससे रोहन की नींद खुल जाती है। वो देखता है विंडो खुला है और विंडो से अंदर हवा आ रही है। वो जाके जैसे ही विंडो बंद करता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तभी उसको घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो रूम से बाहर जा कर के देखता है, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता है और वो आवाज़ भी बंद हो चुकी होती है। फिर वो जाकर सो जाता है। मधुसूदन अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ बीमार रहती है। मधुसूदन ही उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ रोहन हर दिन की तरह शाम में फुटबॉल खेल के वापस अपने घर पहुंचता है। और इधर कनी की माँ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है। रोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। फिर जोर जोर से हवा चलने लगती है और धीरे से विंडो खुल जाता है और रोहन के सर पर कोई हाथ फेरता है, जिसे घबरा कर रोहन उठ जाता है और वो देखता है विंडो खुला है और दरवाज़ा भी खुला है। तभी उसको घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। रोहन कमरे से बाहर जाकर डोर को बंद करता है और धीरे से डोर के पास आकर डोर को कान लगाकर सुनता है। रूम के अंदर कोई हेयर क्लिप से खेल रहा होता है। उसको आवाज़ सुनाई देती है, टिक टॉक टिक। ये वही क्लिप है जो रोहन कनी के घर से ले आया था। तभी रोहन घबरा के नीचे हॉल में जाकर बैठता है और सोफे में बैठ कर सोचने लग जाता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सच में हो रहा है या वो हेलिजुनेट कर रहा है? सुबह हो जाती है, मगर उसे कनी की लाश पानी में तैरती दिखाई देती है और उसे लगता है वो कनी के घर पर है। तभी उसकी मेड उसे जगा देती है। असल में वो सपना देख रहा था। बेसिकली इतने घर बड़े घर में वो अकेला रहता है और उसकी मेड जो होती है सारा दिन काम करके रात में अपने घर चले जाती है और सिक्योरिटी जो है नीचे सिक्योरिटी के रूम में रहता है, यानी बाहर गेट के पास रहता है। खैर, दूसरी तरफ कनी के पिताजी उस कुबे को पूरी तरह से सील करा देते हैं। रोहन वापस यूएस से जाने के लिए फ़्लाइट टिकट बुक कर रहा होता है। दरअसल रोहन ज़्यादातर यूएसए में रहता है और काम के चलते कभी-कभी इंडिया आ जाया करता है। फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए शाम में फुटबॉल खेलता है और रात में फिर वापस अपने घर आता है। किचन में आइसक्रीम खा रहा होता है। आइसक्रीम खाने के बाद स्पून को धोने के लिए जैसे ही जाता है, टेबल के ऊपर आइसक्रीम का डब्बा रखा होता है जिसका ढक्कन लगा हुआ होता है। अचानक वो निकल के उड़कर गिर जाता है
रोहन वापस आकर उस ढक्कन को उठा के वापस डब्बे को लगाता है। फिर कोई पीछे से उसके सर पर हाथ फैलाता है। वो चौंक जाता है। फिर से कोई हाथ फैलाता है। तभी उसको नीचे गिरा के उसका कॉलर पकड़ के उसको खींच के बाहर हॉल में ले जाया जाता है। उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा होता, यानी ये कोई आत्मा होती है। तभी वो आत्मा रोहन का गला दबाने लगती है और रोहन का हाथ पकड़ के जोर से काट लेती है। फिर उसको उठा के पिलर के पास फेंक देती है। रोहन धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर से इसको पैर पकड़ के खींच के फिर नीचे फेंक देती है। रोहन की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। वो बेहोश होने वाला ही होता है। फिर से उसके बालों पर हाथ फेरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह होती है। फिर से उसे सपने में कनी की तैरती हुई लाश दिखाई देती है। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे आवाज़ लगाता है और उसे जगाता है। वो बताता है वो लोग उसे बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो उसके साथ क्या हो रहा है वो किसी से कुछ बता ही नहीं सकता। ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ट्रिमर लेकर अपने बाल पूरे ट्रिम कर लेता है। फिर वह मधुसूदन पुट्टी से मिलने जाता है। वो बताता है कॉलेज के एक इवेंट में कन्या और वो दोनों मिले थे। तभी उनसे दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए, मैसेज करने लगे और बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। और इस बीच में दोनों इंटीमेट भी हो गए थे। और वो उसके बाद उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, बार बार उसको परेशान कर रही थी। तभी वो तंग आके उसको घोस्ट कर देता है, यानी उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। और वो काम भी कर गया। कुछ देर के बाद उसने उसको मैसेज करना भी बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला उसने सुसाइड कर लिया है। तभी पुट्टी कहता है ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो। तभी रोहन बताता है कहीं की आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है। उसके कदमों के हर्ट से मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा हूँ और उसने कल मेरे पर हमला भी किया है। तभी एक वहाँ पे चाय का कप गिर जाता है, जिससे फिर पुट्टी जो है अजीब सोच में पड़ जाता है, जैसे कि कुछ आगे अनहोनी होने वाली है। तभी वो रोहन से कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। रोहन कहता है आप उनके फैमिली से बात कीजिए, कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाइए। पुट्टी कहता है मरने के बाद 13 दिनों तक उनकी आत्मा उनके परिजनों के से वो प्यार करते हैं, उनसे 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 बात करने की कोशिश करते हैं और उनको सताते हैं। जब 13 दिन का 13वीं हो जाएगी तो उसके बाद से ये सब बंद हो जाएगा। कुछ दिन के बाद कनी की 13वीं हो रही होती है। रोहन दूर खड़ा रहकर देखता है। उस दिन रात को उसे कुछ परेशानी नहीं होती है और वो चैन से सो जाता है। दूसरे दिन वो अपने घर में पार्टी कर रहा होता है। तभी कनी का भाई किरण वहाँ पे आ जाता है। रोहन उससे बात कर रहा होता है। तभी किरण कहता है उसका एजुकेशन ख़त्म हो गया है और उसको जॉब ढूंढना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई नज़र में जॉब है तो मुझे बताओ। तभी रोहन उसे कुछ पैसे फ़ोन पे करने की कोशिश करता है और उससे वो भड़क जाता है। किरण अजीब तरह से बिहेव करने लग जाता है। वो कहता है क्या मैं भिखारी हूँ, मैंने तुझसे मदद मांगी है। और वो रोने लग जाता है। उसको शांत करते हुए रोहन उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए आगे आता है। तभी वो घुंघरू की आवाज़ को महसूस करता है उसके बाजू से निकल रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ सके तभी वो आत्मा किरण को पकड़ के नीचे फेंक देती है। रोहन भागते हुए जाता है, उन दोनों पैरों को पकड़ लेता है, मगर फिर भी उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है। दोनों पैर की हड्डियां टूट जाती हैं और बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी से रोहन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तभी वहाँ पे पुट्टी आता है और उसे घर भेज देता है। फिर रात होती है। रोहन उस क्लिप को हाथ में पकड़ के सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, और वो क्लिप को दबाते रहता है। तभी लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक बार क्लिक करता तो लाइट बंद हो जाती है और दूसरी बार क्लिक करता तो लाइट ऑन हो जाती। ऐसा करते ही घर के पूरे लाइट्स बंद हो जाते हैं, पूरी तरह बिजली चली जाती है और जोर जोर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो मोबाइल का टॉर्च लगाकर पूरा घर चेक करता है। उसके बाद जैसे ही किचन में जाता है, किचन में सारे प्लेट सारे सामान गिरने लग जाते हैं। तभी वहाँ आत्मा की परछाई दिखाई देने लग जाती है। जैसे ही रोहन आगे आता है उसके सामने वो आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। तभी हमें और रोहन को पता चलता है उसके सामने एक पतला सा लंबा सा आदमी खड़ा है और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। और वो धीरे से रोहन के कमरे में जाता है। तो यहाँ पे हमें समझ आता है वो जो आत्मा होती है कहीं की नहीं है कि ये कोई आदमी की है। दूसरे दिन रोहन पुट्टी को अपने घर बुला लेता है। वो आकर पूरा घर चेक करता है, पूरा घर घूमता है और रोहन से पूछता है ये घर किसका है और ये घर कौन रहा करता था। तभी रोहन कहता है ये घर मेरे बाप ने बनाया है, जब से मैं ही यहाँ पे रहता हूँ, कोई और नहीं रहता है। फिर पुट्टी पूछता है यहाँ पे हाल ही में किसी की मौत हुई थी क्या। रोहन कहता है नहीं। फिर पुट्टी पूछता है क्या तुम कभी हाल ही में किसी मरे हुए के घर गए थे और वहाँ से कोई सामान वगैरह कुछ लाए हो। तभी रोहन को याद आता है और वो बताता है हाँ मैं कनी के घर गया था और वहाँ से उसका एक हेयर क्लिप लेकर के आया हूँ। तभी पुट्टी यहाँ पे समझ जाता है। फिर वो पूछता है क्या कनी का कोई और भी बॉयफ्रेंड था, किसी और को भी पसंद करती थी। रोहन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर दोनों कन्नी के घर जाते हैं और उसके घर में सब चेक करने लग जाते हैं। उसके कमरे में देखते हैं उसके
एक घुंघरू का बॉक्स रखा हुआ होता है मगर उसमें घुंघरू नहीं रहते हैं। तभी वो लोग कन्नी के घर में काम करने वाली मेड से बात करने के बारे में सोचते हैं और उसको जाकर पूछते हैं। वो पूछते हैं कन्नी का कोई दोस्त घर आ जाया करता था, कोई पर क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? तभी वो मेड कहती है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर उसकी एक फ्रेंड है वो जिसके साथ हमेशा डांस क्लास जाया करती थी, अगर तुम उससे मिलोगे तो वहाँ पे तुम्हें कुछ पता चले जाएगा, शायद वो तुम्हें इसके बारे में कुछ बता सके। उसके बाद कुट्टी रोहन से कहता है तुम कुछ दिनों के लिए उस घर में मत रहो, कहीं कहीं और जाके रुको। तभी रात होती है। कुट्टी खाना खा रहा होता है अपने घर में, तभी अचानक उसके सामने वाली चेयर पीछे से हट जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि बाहर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वहाँ से कोई अंदर आ रहा है। तभी पुट्टी स्मार्ट मूव करता है, भागते हुए मंदिर के अंदर जाता है। जो घर में पूजा रूम रहती है, पूजा रूम के अंदर जाता है और दिया लगा देता है, सॉरी दिया जलाता है। वो आत्मा उसके पीछे पीछे पूजा रूम तक आती है मगर वो पूजा रूम के अंदर नहीं आ पाती और बाहर से झांक कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद पुट्टी बाहर आता है और एक नमक की पैकेट फाड़ के पूरे घर पे नमक फैलाता है और अपने ऊपर भी नमक डाल लेता है और जाकर अपनी माँ को चेक करता है, उसकी माँ ठीक रहती है। दूसरे दिन रोहन और पुट्टी उस लड़की से मिलने डांस क्लास जाते हैं और उस लड़की से बात करते हैं, पूछते हैं उसका कोई बॉयफ्रेंड था, कोई दोस्त वगैरह ऐसा। ये बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है मगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मगर एक लड़का था जो उसे स्टॉक कर रहा था, उसको आते जाते घूरते रहता था और वो हमारे पीछे पीछे क्लास तक भी आ जाता था, गेट के पास रख के उसको देखता था, जिसके बारे में मैंने कनी से भी बताया था मगर वो उसको इग्नोर की थी। तभी रोहन पूछता वो क्या आदमी पतला दुबला पतला सा और लंबा सा था क्या? तभी वो लड़की कहती है हाँ वही था, वैसा ही दिखता था। और वो कहती है वो नज़दीक के स्टूडियो में काम करता है, फ़ोटो स्टूडियो में काम करता है। और ये दोनों लोग उस फ़ोटो स्टूडियो पे चले जाते हैं। जाकर वहाँ पे स्टूडियो वाले से बात करते हैं और उसे पूछते हैं। वो बताते हैं हाँ दुबला पतला सा लंबा सा लड़का तो हमारे पास काम करता था, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार था लड़का, मगर पता नहीं क्या परेशानी थी, बाहर रुककर हमेशा बाहर देखते रुके रुके रहता था और अजीब से प्रिंट आउट निकाल के रखता था, फालतू में प्रिंट निकाल के पेपर सब भी रख दिया है। तभी वो लोग पूछते हैं क्या तुम उस लड़के का नाम और पता जानते हो क्या? वो बताता है उसका नाम फिलिप्स है मगर उसका पता मुझे नहीं मालूम। फादर ने रिकमेंडेशन किया था, इसकी वजह से मैंने उस पर काम पे रखा था, तुम फादर से मिलोगे तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। वैसे भी वो दुबई जाने वाला था, शायद उसको फादर ने दुबई में भेजा का नंबर देता हूँ, तुम फादर से मिल लो तो तुम्हें इसे आइडिया मिल जाएगा। तभी वो रोहन प्रिंट्स मांगता है जो उसने प्रिंट निकाल कर रखे हुए थे और वो स्टूडियो वाला उनको वो प्रिंट्स दे देता है। कुट्टी कहता है मैं जाकर फादर से मिलता हूँ और कनी की मेड का बेटा मनु भी दुबई गया है, तुम उससे जाके मिलो, उस मेड से जाके मिलो, शायद तुम्हें फिलिप्स के बारे में कुछ पता चलेगा, या उस मनु भी दुबई में है, शायद उसको कुछ पता होगा फिलिप्स के बारे में। कुट्टी फादर से मिलता है और जाके फिलिप्स के बारे में बात करता है, उसके बारे में पूछने लगता है। फादर बताते हैं कुट्टी बहुत ही होशियार होनहार बच्चा है और वो कभी चर्च में प्रे मिस नहीं करता, हर बार आता है। तभी पुट्टी फादर को वो पेपर्स देता है और पूछता है ये सब क्या है, क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज़ की प्रिंट है? तभी फादर उन पेपर्स को देखते हैं, कहते हैं ये तो बाइबल के कुछ पन्ने हैं। पुट्टी पूछता है ये सब क्या है, आप बता सकते हैं इसमें क्या है? तभी फादर बताते हैं फिलिप्स बहुत ज़्यादा होशियार था और वो पूरे लाइब्रेरी के सभी बुक्स को पढ़ता था और ये जो इसने प्रिंट किया है ये डाइज इराइज यानी मौत के बार बाद का सफ़र के बारे में है, मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है उसके बारे में है। दूसरी तरफ रोहन उस मेड के घर पर जाता है, उस मेड से रोहन मेड के घर जाता है और मनु का नंबर पूछता है। तभी वो मेड बताती है वो हर बार अलग अलग नंबर से फ़ोन करता है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तभी रोहन पूछता है अगर उसका एजेंट जिसने उसको दुबई पे भेजा है अगर उसका नंबर है तो दे दो। तभी वो नंबर ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी रोहन अंदर आता है और नोटिस करता है वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं और उन पर फिलिप्स लिखा हुआ है। वो धीरे से बगल वाले कमरे में खोल के अंदर जाता है और देख के हैरान रह जाता है। वहाँ पे एक बेड पे लाश पड़ी होती है पूरी तरह गली हुई और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए। अचानक पीछे से मेड आकर उसके सर पर मार देती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पुट्टी फादर से पूछता है आपके पास कोई उसकी फ़ोटो वगैरह है? तभी फादर एक ग्रुप फ़ोटो दिखाते हैं और उसमें फ़ोटो देखने के बाद पुट्टी भी हैरान रह जाता है। वो देखता है मेड का बेटा मनु ही फिलिप्स है। इधर मनु की माँ पूरी कहानी बताने लग जाती है। मनु कनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है
कर रहा था, मगर उसको एक बात पता चलती है कि मनु को कैंसर रहता है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान रहता है। इसी वजह से वो जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक उसको जी भर के देखने के लिए वो हमेशा उसको यहाँ-वहाँ खड़ा रह के उसको देख रहा होता है। और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई, जिसे वो मनु की माँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी वो मनु की चीज़ों मनु की एक-एक चीज़ें लाके घर में रख रही थी और उन चीज़ों को काले जादू के साथ मिला के उस मनु की आत्मा के साथ बाँध दिया था। इसीलिए जब रोहन खनी का क्लिप अपने घर ले जाता है तभी उसके पीछे-पीछे मनु की आत्मा उसके घर तक पहुँच गई थी। इसी वजह से मनु के हाथ में वो आत्मा ने ज़ोर से काटा था। उसके बाद मनु की माँ बाहर बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही होती है। तभी पुट्टी वहाँ पे भागते-भागते पहुँच जाता है और वो देख के समझ जाता है और वो अंदर जाता है। रोहन नीचे गिरा हुआ होता है, उसको जगाता है। जागते ही रोहन कहता है, उसके घुंघरू को निकालना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। पुट्टी उन घुंघरुओं को खोलने की कोशिश करता है मगर खोल नहीं पाता है। तभी रोहन बाहर किचन से चाकू लेने के लिए जाता है। तभी अचानक डोर बंद हो जाता है। पुट्टी को नीचे गिराकर वो आत्मा उसका गला दबाने लगती है। रोहन किचन से चाकू उठा के लाने वाला था तभी मनु की माँ कुल्हाड़ी लेकर रोहन पर हमला कर देती है। रोहन बार-बार बचने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच में मनु की माँ को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। रोहन अंदर जाता है, देखता है मनु की आत्मा पुट्टी का गला दबा रही होती है। रोहन चाकू से घुंघरू नहीं खोल पा रहा होता है तभी वो उसके दोनों पैरों को घुंघरू के साथ काट के ले लेता है और ले जाकर आग के अंदर डाल देता है। जैसा ही घुंघरू जलने लगते हैं वैसा ही मनु की आत्मा आग बनकर घर से निकल जाती है। इसके चलते घर में आग लग जाती है और पूरा घर जलने लग जाता है। तभी मनु की माँ को बाहर निकाला जाता है और पूरा घर जल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन वापस यूएस से जाने की तैयारी कर रहा होता है, पैकिंग कर रहा होता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कोई बेड पे और बैठा है। तभी वो ब्लैंकेट उठा के उसके ऊपर फेंकता है तो हम देखते हैं कोई बैठा हुआ है। वो धीरे से चादर को खींचता है, उस ब्लैंकेट को खींचता है। देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, कहता है व्हाट द हेल, और हमें वो दिखाया नहीं जाता। यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है शुरू से ही वहाँ पे 2 आत्मा थी, एक तो हो गई मनु की और दूसरी शायद वो कनी की होती है। जो भी आत्मा है जो बगल में आके बैठ के इसके बालों पे हाथ सहला रही थी शायद वो कनी की आत्मा है। और मनु की आत्मा जब रोहन को खींच के मार रही थी, शायद वही उस आत्मा आकर उसको बचाई थी, शायद कनी ने आकर उसको बचाया था। तभी उसके बाद उसके सर पर हाथ फेरा था। तो ये थी डाई एरेस की कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।